गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो मेन पृष्ठ का मुख्य भाग होता है, जिसे आप एडिटोरियल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। और तमाम ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य रेलवे हो, एसएससी हो, सीपीओ हो या फिर सीपीएफ हो, ऐसे तमाम तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए ये बेहद ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं कई सारे जो सामग्रियां हैं मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप जीएस स्टडी 94 को वहाँ पे सर्च करेंगे, फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप कुछ भी भेजना चाहते हैं मुझे टेलीग्राम पे, किसी प्रकार से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करिएगा। उसके बाद मैं आपको पर्सनली उसमें मैसेज भेजूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। अब बात करते हैं दोस्तों नेपाल में सत्ता संघर्ष, और इसे लिखा है संजीव पांडे जी ने। इसके विषय में बात होना चाहिए। आपको पता है 15-20 दिन पहले चाइना जैसे देश के उकसाने और चढ़ाने के बाद जिस तरह से नेपाल एक शत्रु देश की भांति हमारे साथ हरकतें करता नजर आया, किस प्रकार से लुपु लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे क्षेत्रों को अपना क्षेत्र कहने लगा। उसके बाद उसने तमाम तरह के ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला दिया कि भारत किस प्रकार से कब्जा करके बैठा है। तो वैश्विक स्तर पर एक तरह से पूरी तरह से कोशिश की गई, प्रयास किया गया कि भारत जैसे देश की छवि को धूमिल की जाए। पर दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेपाल में सत्ता संघर्ष। भैया पहले तुम लोग खा लो जी लो, साला 10 साल में इतनी सरकारें तुम्हारे यहाँ गिरी हैं, ठीक है, कि बता नहीं सकता। पूरी दुनिया में सबसे खराब यदि व्यवस्थाएं हैं तो नेपाल में है। मतलब हर साल, हर 6 महीने में एक बार इनके संविधान में तो संशोधन होगा, परिवर्तन होगा, फिर नया कानून बनेगा, नया संसद बनेगा, ठीक है। पहले अपने यहाँ का तुम लोग सुधारो, उसके बाद करना, ठीक है। क्योंकि भैया देखे थे वीडियो में यूट्यूब पे, वो पानी पी पी के गाली दे रहे थे नेपाली भाई हमारे भारतीय भाइयों को। भैया रे भैया, सीना ऊपर से जोड़ी, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना एक। तो ये चीज़ें चूँकि गलत हैं। यदि आप शत्रु देश के बहकाव में यदि आ जाते हैं, क्योंकि तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली है भारत जैसे देश को, कि जो मिस्टर ओली हैं वो कहीं न कहीं पूरी तरह से एक कठपुतली के समान है, और चाइना जैसे देश ने उन्हें अपने माध्यम से, अपने नियंत्रण से उन्हें खड़ा किया है, अपने सहयोग से। दैट्स वाई ही ऑलवेज क्रिटिसाइज हमारे देश के शासनाध्यक्ष को, माय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलते हैं आगे। नेपाल में सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का आंतरिक संकट दूर नहीं हुआ। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। फिलहाल सत्ताधारी दल में आंतरिक कलह जारी है। हालांकि काठमांडू में मौजूद चीन की राजदूत हाओ यांकी इन नेताओं के बीच विवाद को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और इसके लिए भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिल रही हैं। पर प्रचंड ओली के इस्तीफे को लेकर अड़े हैं। यही सबसे बड़ा गतिरोध बना है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठकें भी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब ये बता दें, एक ऐसी पार्टी जिसकी विचारधारा पूरी तरह से साम्यवाद हो, जिस तरह से चाइना और रूस जैसे देशों की है। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। भैया ये तो इतने खतरनाक है ना। अभी 1-2 दिन पहले इनका एक विवाद आया था मिस्टर ओली जी का, कि भारत तमाम तरह के झूठे जो है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को तमाम देशों के यहाँ रखता है। वैश्विक पटल पर जिस तरह से अपनी बातें करता है वो सब झूठ है। राम कहाँ अयोध्या में पैदा हुए थे, पागल हो। राम तो हमारे नेपाल में पैदा हुए थे। देखो नेपाल की तरह, जैसे नेपालियों का चेहरा होता है ना, गोरा चिट्ठा ऐसे झुका हुआ, वैसे था। मतलब आज ये भारत जैसे देश को नीचा दिखाने के लिए ये बंदा इतना गिर चुका है कि हमारे कह सकते हैं जो आस्था का विषय है, जो धार्मिक चीज़ें हमारी हैं, उन पे भी ये इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ और कटाक्ष कर रहे हैं। और एक तरह से हमारे
सांस्कृतिक परंपराओं को भी ये चोट पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए हमारा समाज, हमारा देश इनको माफ़ नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा गतिरोध बना हुआ है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठकें हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सत्ताधारी दल में राजनीतिक संकट तब आया जब नेपाली संसद ने नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव को मंजूरी दी। बदले हुए मानचित्र में भारत के कुछ हिस्से नेपाल में दिखाए गए हैं। इन परिस्थितियों में राजनीतिक उठापटक को लेकर भारत पर आरोप लगाना तय है। प्रधानमंत्री ओली ने भारत पर दखलंदाजी का आरोप भी लगाया, पर सारे घटनाक्रम के बीच यही कहा जा सकता है कि नेपाली लोकतंत्र शैशवावस्था में ही कमज़ोर हो रहा है। मतलब अभी बालक ही है, पहले इसको यंग होने दो, मैच्योर होने दो, तब तो कुछ करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेपाल की राजनीति में भारत का प्रभाव 1950 के दशक से ही रहा है, लेकिन वर्तमान में सच्चाई है कि चीन नेपाल की राजनीति के आंतरिक मामलों में खुलकर दखल दे रहा है। नेपाल के संकट को दूर करने के लिए चीनी राजदूत हाओ याकी ने जिस तरह से सक्रियता दिखाई है, उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है यांकी का नेपाल में काफ़ी प्रभाव है और उन्हें चतुर कूटनीतिक के रूप में देखा जाता है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच समझौते के लिए वे लगातार बैठकें कर रही हैं, कभी प्रचंड से मिल रही हैं तो कभी ओली से। चीनी राजदूत की गतिविधियां बताती हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को चीन से सीधा निर्देश मिल रहा है। यही कारण है कि नेपाल के नेताओं को इस समय दूसरी एशियाई ताकतों के साथ संतुलन बनाए रखने में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वर्तमान वैश्विक भू राजनीति में किसी देश की अंदरूनी राजनीति में पड़ोसी मुल्क की दखलंदाजी सामान्य तौर पर होती रहती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की नई व्यवस्था में एशिया से लेकर यूरोप, लैटिन अमेरिका तक के देशों की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप होते रहते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बार बार एक चीज़ को क्यों बोलता रहता है कि भैया आज तक हम गुलाम नहीं हुए। भारत तो सैकड़ों हजारों सालों तक गुलाम रहा, लोगों ने लूटा, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से। मैं मानता हूँ ये बात आपकी 100% श्योर है, सही है। पर दोस्तों आपको बता दें, लुटता वही है जो माला माल हो। मेरी पापा एक बात कहते हैं, यदि आम के पेड़ पर आम फरे हैं, मतलब आम लगे हुए हैं, फरे का मतलब जो होता है दोस्तों भोजपुरी शब्द है, क्योंकि मैं भोजपुरी से ताल्लुकात रखता हूँ तो कभी कभार आ जाता है, ठीक है। तो यदि आपके आम के पेड़ पे आम लगे हुए हैं तो ज़रूर उस पर कंकड़ पत्थर आएगा ज़रूर, क्योंकि आपका पेड़ इस योग्य है तो आपको सुरक्षा देने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए हमारा भारत जैसा देश जिसने तमाम तरह के देशों की संस्कृतियों को यहाँ पर आश्रय दिया, तमाम तरह के जो लुटेरे थे उनको हमने आश्रय दिया, पर सब लोगों ने हमारे साथ घात किया। तो दोस्तों ये तो हमारे देश की जो सभ्यता, जो संस्कृति है, इसीलिए तो लोग मिसाल देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। यदि हमारा देश भी इसी तरह की सोच, इसी तरह की मानसिकता रखता विस्तारवादी का ना, तो नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, फलाना ढिकाना ये कब के ख़त्म हो गए होते हैं। मतलब यही सोचिए, जो हरकतें चाइना करता था, पाकिस्तान करता था, आज वो हरकतें नेपाल कर रहा है। भैया कितने बड़े हो गए हो। खाड़ी के देशों में कई ताकतवर देश पड़ोसी मुल्क की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं। एक वक्त में सोवियत रूस, दक्षिण एशिया के कई देशों, कई यूरोपीय देशों और लैटिन अमेरिकी देशों तक की राजनीति में दखल देता था, इसलिए नेपाल को इसका अपवाद नहीं कहा जा सकता। थोड़ा बैठ लेते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि किसी देश के अंदर की हर राजनीतिक घटना को बाहरी ताकतें प्रभावित करती हैं। अगर देश का आंतरिक राजनीतिक ढांचा मजबूत है तो बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव काफ़ी कम रहता है। तो दोस्तों क्या है ना कि कभी भी किसी दूसरे अन्य देश पे आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब आपके देश के संस्कृति की बात हो, राजनीति की बात हो, सामाजिक की बात हो, तो दूसरे देश जब हस्तक्षेप करेंगे ना तो कई चीज़ें धराशायी हो जाएंगी। वो बदलाव वो चाहेंगे, मनसा रखेंगे जिनसे उनका फ़ायदा हो, आपका कम हो। लेकिन सच्चाई है कि नेपाली लोकतंत्र अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। नेपाल में नया संविधान बन तो गया और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बाद नई सरकार भी बन गई, लेकिन इसके बावजूद नेपाली लोकतंत्र शैशवावस्था में ही कई बुराइयों से ग्रस्त हो गया। नेपाली लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिशें वहाँ के राजनीतिक दल कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में ओली पर गंभीर आरोप
लगाते हुए प्रचंड ने यहाँ तक कह डाला कि ओली नेपाल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसा शासन मॉडल लाना चाहते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेपाली कम्युनिस्ट किस तरह के अंदरूनी संकट से जूझ रहा है। नेपाल में पिछले 4.5 साल में 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाल में वैसे तो कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। इन दोनों दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। खुद प्रचंड और ओली भी इस तरह के आरोपों में घिरे हैं। लोकतांत्रिक नेपाल में विकास की गति धीमी है, क्योंकि नेपाल के राजनीतिक दलों के नेता अपनी पूरी ऊर्जा सरकार बनाने और गिराने में लगाते रहे हैं। नेपाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली की स्थिति खराब है। ऊर्जा के लिए ज़रूरी संसाधनों के मामले में अमीर नेपाल बाहर से बिजली आयात करता है। नेपाल की अंदरूनी राजनीतिक उठापटक में भारत और चीन का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। ओली के खिलाफ प्रचंड और दूसरे कम्युनिस्ट नेताओं ने बगावत की है, लेकिन ओली ने इसमें भारत की साजिश देखी। जबकि ओली किसी ज़माने में खुद भारत के नज़दीक रहे हैं, एक वक्त प्रचंड भारत के घोर विरोधी थे, ओली आज खुलकर चीन के समर्थन में हो गए हैं। भारतीय हिस्सों को नेपाल के मानचित्र में दिखाकर उन्होंने नए विवाद को जन्म दिया। इसके पीछे भी चीन का ही दिमाग है। ऐसे में जब ओली पर राजनीतिक संकट आया तो उन्हें भारत की साजिश दिखी। दूसरी ओर प्रचंड की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। प्रचंड खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि दोस्तों, उनके देश में उनको गिराने के लिए, उनको सत्ता से हटाने के लिए तमाम तरह के प्रयास और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में जो ओली महाराज हैं वो क्या करें अपने बचाव में, कि इसमें भारत जैसे देश की बहुत बड़ी चाल है। जैसे ही मैंने उनके कुछ क्षेत्रों को अपने संसद में पेश किया और दावा किया कि ये पूरी तरह से नेपाल सरकार के अधीन है, नेपाली क्षेत्र के अधीन है, उसके बाद इन्होंने ये चाल चल दिया। तो भैया ऐसा है कि अपना जो दिमाग अपने पास रखो। प्रचंड का तर्क है कि, चलते हैं आगे, प्रचंड का तर्क है कि ओली 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए अब 2.5 साल उन्हें प्रधानमंत्री रहने का मौका दिया जाए। अभी हमारे यहाँ तो प्रधानी जो प्रधान पद का होता है ना कार्यभार, यहाँ पर भी ऐसा नहीं किया जाता। तुम लोग प्रधानमंत्री पद को जो है कि खिलवाड़ समझ लियो, कुर्सी है क्या पूरी बदल ले रहे हो, उस कुर्सी की गरिमा को समझो, उसके कर्तव्य को समझो, उसकी मर्यादाओं को समझो। ऐसा नहीं कि कोई सामान्य कुर्सी है, जब मन किया तुम बदल लिए, 2.5 साल शासन कर लिए। विपक्ष का कुछ मतलब होता है कि बस ऐसे ही है, यही होता है। अस्थिर सरकार, अस्थिर लोग किसका चुनाव करेंगे सोचिए। प्रचंड की प्रधानमंत्री बनने की इस महत्वाकांक्षा के पीछे ओली को भारत का हाथ नज़र आ रहा है। भारत पर तमाम आरोपों को लगाने से पहले ओली को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब वे भारत के नज़दीक थे तो उन्होंने भारत से क्या मदद ली थी। ओली को यह भी बताना चाहिए कि आज वे खुद चीन की पहली पसंद क्यों हैं। ओली का रवैया पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह है। हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर की घटनाओं के लिए कई बार भारत को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। इस समय नेपाल में 2 बड़ी आर्थिक शक्तियों का टकराव बढ़ा है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चीन। ये टकराव नेपाल में निवेश और विकास के लिए मिलने वाली सहायता राशि, अनुदान और कर्ज को लेकर हो रहा है। सही है, एक ऐसे ही सरकार करता है। तो जो चाइना की जो पॉलिसी है दोस्तों, जो स्ट्रैटेजी है, वो क्या करती है, पहले एक आपको आश्वासन देगी कि हम आपके क्षेत्रों में तमाम जिस जगहों पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे हम तेज़ी लाएंगे। उसके बाद जो हश्र करती है आपके देश का ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से, ऐसी मानसिकता के लोगों से आप दूर रहें। उसके बाद इस कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी आपस में बट गए हैं। एक तरफ चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना तो दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार की विदेशी अनुदान एजेंसी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है। चीन ने बेल्ट एंड रोड पहल के तहत नेपाल में ढांचागत क्षेत्र में विकास का काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन ने भी नेपाल में विकास योजनाओं के लिए $50 करोड़ की योजनाओं पर सहमति दी है। लेकिन अमेरिकी सहायता से बनने चलने वाली योजनाओं को लेकर नेपाली संसद की मंजूरी अभी नहीं मिली है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद चीन समर्थक नेता चीन के इशारे पर अमेरिकी विकास योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। दरअसल विदेशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता, वित्तीय कर्ज आदि ने नेपाल की अंदरूनी राजनीति पर खासा असर डाला है। इससे नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। नेपाल के राजनीतिक दलों के नेता काठमांडू स्थित अमेरिकी और चीनी दूतावास के बीच फंसे हुए हैं। यह सच्चाई कि ताकतवर मुल्कों और वैश्विक संस्थाओं से मिलने वाले
कर्ज, आर्थिक सहायता और अनुदानों से गरीब और विकासशील देशों के राजनीतिक दलों और नेताओं की अपने हिस्सा देते हैं। यही हाल नेपाल का। ऐसे में नेपाल का अंदरूनी सत्ता संघर्ष देश को किस दिशा में ले जाएगा, इसकी आकलन कर पाना आसान नहीं है। तो भैया ये आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा मामला है ना, एक दूसरे से सत्ता हथियाने के चक्कर में जिस तरह से देश के विकास को, देश के लोगों को, उनकी इच्छाओं को, सबको वो अस्थिर कर दिए हैं, गर्त में डाल दिए हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी सरकारों से बचें नेपाल के लोग। थैंक यू, धन्यवाद।